बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माया अव्हां जी मेज़बान सबा अली कीअं आहियो? उम्मीद आहे त बिल्कुलु ठीकु हूंदो, मज़े में हूंदो ऐं ख़ूबसूरत ॾींहं जी तव्हांजी शुरूआति थी वई हूंदी। फ्राइडे जो ॾींहुं आहे, जुमो आहे ऐं इन ॾींहं ते असांजा ज़बरदस्त गेस्ट हूंदा आहिनि, मौलाना साहब हूंदा आहिनि। उन्हनि सां असां वधि में वधि मज़हबी ॻाल्हि बि कंदासीं, पर अॼु ज़बरदस्त गेस्ट मूंखे हिते गॾु जॉइन करे रहिया आहिनि। उन्हनि ॾे बि वेंदासीं, पर हिकिड़ी फीमेल्स जे लाइ इंडिपेंडेंट हुजणु ॾाढो ज़रूरी आहे। चाहे उहो फिज़िकल कोई बिज़नेस हुजे किथे एज़ अ शॉप, किथे एज़ अ आउटलेट, या वरी उहो बिज़नेस हुजे ऑनलाइन, ॾाढो ज़रूरी आहे। ऑनलाइन बिज़नेस अॼुकल्ह नंढियूं जेके ख़वातीन आहिनि, नंढा ॿार जेके आहिनि उहे बि शुरू कनि था। इवन स्कूल्स में इहा काउंसलिंग थी रही आहे, स्कूल्स खां ई इहो ॿारनि खे पढ़ायो वियो आहे त तव्हां अगरि एतिरा एबल आहियो, एतिरा केपेबल आहियो त ज़ीरो इन्वेस्टमेंट खां बि तव्हां पंहिंजो सुठो बिज़नेस स्टार्ट करे सघो था। इहो ॾाढो ज़रूरी आहे त औरत ॿिए घर वञण खां पहिरियों ई पंहिंजे पेरनि ते बीठल हुजे, उनजी पंहिंजी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हुजणु ॾाढी ज़रूरी आहे। ऐं इन जे बारे में मज़ीद ॻाल्हाईंदासीं, छो जो अॼु जो गेस्ट पैनल आहे, मूंसां गेस्ट जेके मौजूदु आहिनि उहे माशाल्लाह काफ़ी अरसे खां ऐं नंढी एज खां ई काफ़ी यंग एज खां काफ़ी कुझु करे रहियूं आहिनि। अगरि तव्हां मानी पचाए सघो था त उनखे बि बिज़नेस जे तौर ते खणी हली सघो था, चाहे उहो ऑनलाइन हुजे या उहो फिज़िकल तरीक़े सां हुजे तव्हांजे घर में या कंहिं आउटलेट ते। सो इहो ॾाढो ज़रूरी आहे। इन्हनि शयुनि ते मां हर प्रोग्राम में तक़रीबन मुंहिंजो इहो हूंदो आहे मोटिव त अव्हां ताईं एतिरी अवेयरनेस वञे, जेके असांजी माइरूं भेनरूं असांखे ॾिसी रहियूं आहिनि, उहो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट ज़रूरु हुजनि, उहे कंहिं ते डिपेंडेंट न हुजनि, छो जो वक़्तु कहिड़ो बि अची सघे थो इंसान ते, ऐं वक़्त जी का ख़बर नाहे। इंसान बचपन में हूंदो आहे त बचपन जी डिफरेंट सिचुएशन्स हूंदियूं आहिनि, तव्हांजियूं टेंशन्स हूंदियूं आहिनि ॿारनि जूं, पर उहे ॾाढियूं क्यूट टेंशन्स हूंदियूं आहिनि। त भई अगरि असां हीअं करे छॾींदासीं त असांखे दड़का पवंदा, या अगरि असां स्कूल जो होमवर्क न करे वेंदासीं त असांखे टीचर खां दड़का पवंदा। सो इहे ॾाढियूं क्यूट टेंशन्स हूंदियूं आहिनि, ऐं जीअं असांजी एज वधंदी वेंदी आहे त वॾी एज में असांजूं वॾियूं टेंशन्स हूंदियूं आहिनि। सो तमामु ख़वातीन ऐं भेनरुनि खे, माइरुनि खे मां इहो चवंदमि, इन्हनि टेंशन्स त हूंदियूं आहिनि ऐं इन्हनि जे लाइ असांखे हमेशह तयारु रहणु घुरिजे। पर असांखे हिकु ॻाल्हि जो ज़रूरु असांखे ख़्यालु रखणु घुरिजे त असांजी 50% टेंशन्स तॾहिं ख़तमु थी वेंदियूं आहिनि जॾहिं उहा औरत, उहा माउ भेण पाण फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हूंदी आहे, त पोइ उनखे कंहिंजे अॻियां हथु फैलाइण जी ज़रूरत न पवंदी आहे। सो ज़बरदस्त गेस्ट मूंसां हींअर गॾु मौजूदु आहिनि, ऐं मां जो तव्हां सां ॻाल्हाईंदी रहां त सुठी ॻाल्हि आहे, पंहिंजे गेस्ट सां ॻाल्हायां। मां गेस्ट खे वेलकम चवंदमि। सभिनि खां पहिरियों मिशाल ऐं अनूश, ॿ भेनरूं आहिनि जेके ऑनलाइन बिज़नेस करे रहियूं आहिनि। मॉमीज़ किचन जे नाले सां ऑनलाइन बिज़नेस आहे उन्हनि जो, ऐं बेकर्स आहिनि, उहे पाण शेफ़ आहिनि। अस्सलाम वालेकुम मिशाल, अस्सलाम वालेकुम अनूश, कैसी हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले तो वेलकम टू द शो, और बहुत ज़बरदस्त मज़ा आता है जब यंग एज से ना आप लोग कुछ कर रहे होते हैं। तो माशाल्लाह थोड़ा सा अपने बिज़नेस के बारे में बताएं पहले। मम्मीज़ किचन हमारा ऑनलाइन बिज़नेस हम लोगों ने शुरू किया है, जो हम लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम से हम लोग काम कर रहे होते हैं, और हमें 4 साल हो गए हैं इसको अल्हम्दुलिल्लाह चलाते हुए। और माशाल्लाह लोगों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा है, रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, और सपोर्ट भी हमारे पास काफ़ी अच्छा है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। और जी जीअं शेफ़्स जी ॻाल्हि हली रही आहे ऐं बेकिंग जी ॻाल्हि हली रही आहे, शेफ़्स मूंसां मौजूदु आहिनि, त असांजे किचन कॉर्नर में बि असां सां गॾु शेफ़ मौजूदु आहे, ऐं उहा छा ठाहे आई आहे मां उन खां बि पुछंदमि, उनखे वेलकम चवंदमि। सईदा फ़ाइज़ा ताहिरा जेका शेफ़ आहे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप फ़ाइज़ा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप बताएं। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या बनाया है आपने? आज मैं सिंगापुरियन राइस लेकर आई हूँ। सिंगापुरियन राइस की रेसिपी बताइएगा। इसकी रेसिपी कुछ इस तरह है कि कुछ स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो पहले तो हमने स्पैगेटीज बॉईल करके रख लेनी एक साइड पे, उसको हम सौते करेंगे काली मिर्च नमक के साथ ऑयल डाल के, उसको एक साइड कर देंगे। फिर हम राइस बॉईल करेंगे। राइस को मैंने जो है गार्लिक राइस बनाया है। तो गार्लिक राइस के लिए कि हमने राइस बॉईल करके, फिर उसके बाद हमने पैन में ऑयल डाला, उसमें हमने लहसुन डाला पीस के, मतलब इनको ग्रेडेड करके डालेंगे, बहुत पिसा हुआ भी नहीं होगा, थोड़ा सा ये कि मुँह में आएगा। और साथ में थोड़ी सी हरी मिर्ची हमने ली हैं, उसको हमने काट के उसके बाद उसको सौते किया, और हमने बॉयल राइस उसके अंदर डाल के उसको टॉस कर दिया। ये आपके राइस भी बन गए। फिर आती है बारी इसके चिकन की। चिकन को हमने मैरिनेट किया है ब्लैक पेपर के साथ, वाइट पेपर एंड सॉल्ट। फिर हमने कॉर्नफ्लावर के साथ इसको कोट किया, और इसको फ्राई करके इसको थोड़ा सा क्रिस्पी करके इसको एक तरफ रख दिया।
सही है। फिर हमने इसमें अलग से जो है वेजिटेबल्स हैं, हमने उसको सौते किए। वेजिटेबल्स में हमारे पास है गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी और कॉर्न्स। आप अपने हिसाब से और भी वो डाल सकते हैं वेजिटेबल्स, लेकिन ये मैंने ये 4 चीज़ें इसमें ऐड की थी। इसको मैंने हल्का सा टॉस किया काली मिर्च नमक के साथ, थोड़ा सा सिरका और सोया सॉस डाल के। फिर हमने इसको टॉस करके तरफ रखा। फिर इसकी जो मेन इंग्रेडिएंट है सॉस, वो मैंने बनाई सिंगापुरियन सॉस जो है। उसके लिए हमने लिए टोमेटो प्योरी ली, फिर उसके अंदर हमने 1 कप मायोनीस ली, मायोनीस के अंदर टोमेटो प्योरी ऐड किया। फिर उसमें मैंने सराचा सॉस है वो 2 से 3 टेबलस्पून वो डालें। टेस्ट आप मिर्ची अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसमें फिर मैंने नमक डाला, नमक डाल के इसको हमने अच्छा सा एक ब्लेंड दे दिया। और फिर उसके बाद आपकी ये इसके अंदर थोड़ा सा कुटी सुरख मिर्च जो होती है वो डाल के हमने इसका सॉस तैयार किया। और इसकी गार्निशिंग कुछ इस तरह होती है। प्लेटिंग के पहले हम राइस सेटल करते हैं, फिर उसके ऊपर हम स्पैगेटीज लगा रखते हैं, और फिर हम इसके सेंटर में चिकन और जो हमने वेजिटेबल्स किए होते हैं उसको कंबाइन करके एक टॉस देकर फिर हम उसके साथ उसको सर्व करते हैं। फिर इसके ऊपर हम डिज़ल करते हैं अपनी बनाई हुई सॉस, और इसके ऊपर गार्निश किया जाता है आपके लहसुन को फ्राई करके और थोड़ी सी हरी मिर्चें और लहसुन को हमने वो करते हैं, फ्राई करते हैं, और फिर हम उसको ऊपर से टॉस करके उस पर डाल देते हैं। तो ये आपकी सिंगापुरी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी, और इतनी लंबी चौड़ी रेसिपी वो बताते हैं स्टेप बाय स्टेप लंबा। तो बनाने में कितना टाइम लगा होगा? है ना, कितना टाइम लगा इसको बनाने में? बस एक साथ जब हम काम शुरू करते हैं, एक तरफ राइस बॉईल हो रहे हैं, एक तरफ वो, तो मैक्सिमम आधे से पौना घंटा हो जाता है। इतनी तो रेसिपी बताने में इतना टाइम लग गया। चलिए जी, थैंक यू सो मच, बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी थी। अच्छा, खाना बनाने में जो टाइम लगता है और उसमें जो फिर डिफ़िकल्टीज आती हैं, क्योंकि आजकल गर्मी भी इतनी है ना, तो और ये सारे किचन का काम है, तो कैसा फील होता है? गुस्सा आता है कभी कभी? जब कराची में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो बहुत गुस्सा आता है। हाँ, ये बात तो हकीकत है। फिर हर चीज़ से फिर गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन फिर जो ये काम कर रहा होता है, लाइक अगर आप ये काम कर रही हैं तो आपका ये पैशन है ना, तो फिर वो क्या ऐसा है कि नहीं बस फील नहीं होता और आप अपने पैशन के साथ? अच्छा, गर्मी से इतना इशू नहीं होता जितना जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाए या बिजली चली जाए, गैस चली जाए, उससे जितना ज़्यादा इशू होता है, फिर गुस्सा आता है, उस पर ज़्यादा गुस्सा आता है ना। गर्मी बिल्कुल महसूस नहीं होती काम करते हुए, क्योंकि वो आई थिंक आदत ही होगी अब तो कराची में रहते हुए, मगर लाइट जाने की, गैस जाने की बेवक्त जो होती है उसकी आदत नहीं हुई। अच्छा, जैसे आप लोगों ने कहा माशाल्लाह 4 साल से आप लोग ये बिज़नेस रन कर रहे हैं, तो ये कैसे स्टार्ट लिया, क्या माइंड में आया, और माशाल्लाह इतनी यंग एज से आप लोग ये कर रहे हैं? बस अबू की रिटायरमेंट होने वाली थी, और उस टाइम पे अम्मी ने सोचा कि खाना तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरी अम्मी का जो था वो पूरे फैमिली में, पूरे ख़ानदान में काफ़ी मशहूर था, और बेकिंग वगैरह भी मैं करती रहती थी। मेरे साथ मेरी बहन को भी बहुत शौक़ था बेकिंग करने का, तो अम्मी ने कहा कि कुछ शुरू करते हैं, एक नई शुरुआत लेते हैं, कहीं से कुछ एक मोटिवेशन पकड़ते हैं कि कुछ शुरू करें नया। तो पहले तो सिर्फ हमारा जो था वो फ्रोज़न आइटम्स का बिज़नेस था, सिर्फ शामी कबाब, और अम्मी बनाती थी? वो अम्मी बनाती थी, वो मेनली अम्मी ही बनाती हैं, अभी भी अम्मी बनाती हैं। और छोटे मोटे बेकिंग की चीज़ें, छोटे मोटे केक्स फिर इसने बनाने शुरू किए, क्योंकि उस टाइम पे फिर कोविड हिट कर गया था, तो ये भी घर पे बैठ गई थी। तो फिर इसने कहा चलो हम लोग जब घर में बना रहे होते हैं, सब कर रहे होते हैं, तो हम लोग बेकिंग करके हम दूसरों को क्यों नहीं भेजने की शुरुआत करते हैं। तो शुरू में तो खैर आलू तिरछा हर तरह की चीज़ें बनाई हैं केक्स के मामले में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप इस पे फोकस करें तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सी छोटी सी चीज़ पड़ी हुई है यहाँ पे। उसका कलर इतना खूबसूरत लग रहा है, उसकी डेकोरेशन माशाल्लाह। टाइम लगा, खुद से सीखा है, यूट्यूब से सीखा है, और इसकी मेहनत है इसके अंदर। फ्रॉस्टिंग के अंदर बेकिंग मैं करती हूँ, फ्रॉस्टिंग ये कर रही होती है। मैंने इससे सीखी है, इन्होंने अपने स्कूल में छोटी मोटी करिकुलर एक्टिविटी से सीखी थी, शुरू की थी, घर में बनाना शुरू किया। स्पॉन्जेस इन्होंने परफेक्ट किए, फ्रॉस्टिंग पे मैंने अपना हाथ बैठाया। बेकिंग अभी भी यही करती है, फ्रॉस्टिंग मैं करती हूँ। अच्छा, अगर बेकिंग आपको करनी पड़े तो फिर? बेकिंग मैं कर लेती हूँ, और अगर फ्रॉस्टिंग आपको करनी पड़े? वो सिखा रही है। चलिए जी। अच्छा, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, ये कितने पाउंड का है, और ये जब ऑर्डर्स आते हैं तो वो आप लोग क्या ऑर्डर एडवांस पेमेंट लेते हैं, क्या सिलसिला होता है ऑनलाइन? जी बिल्कुल, एडवांस पेमेंट स्कैम बहुत होते हैं, क्योंकि शुरू में बहुत हुए हैं, अभी भी हो जाते हैं। कोई एक्सपीरियंसेस ऐसे शेयर करें हमारे साथ? हमारे साथ जो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस आया वो हमारे साथ राइडर्स के मामले में रहा है,
राइडर्स आज भी, अभी मैं अगर आपको रीसेंट किस्सा बताऊं तो राइडर जो है वो हमारा मेरी ने लजानिया बनाया था एक कस्टमर के लिए, वो लेके भाग गया। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ये तो मेरे साथ भी हुआ। हम उसे कॉल करते रहेंगे कि भाई आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं। उसका कोई कॉल उसने रिसीव नहीं की, 1 घंटे से काफ़ी ऊपर हो गया था। नंबर ऑफ कर देते हैं एग्जैक्टली। कस्टमर भी पूछ रहा है, अभी तो हमारा जबकि रास्ता जो था वो इट वाज ओनली फॉर 15 मिनट्स। तो हमने सोचा अब पहुंच जाएगा, चलो रास्ते में कुछ हो गया होगा। वो एक अपने आप को तसल्ली भी दे रहे होते हैं, क्योंकि आप जब अच्छे होते हैं ना तो अच्छा ही सोचते हैं। एग्जैक्टली, अच्छा ही सोच रहे होते हैं। थोड़ी फिक्र भी होने लग जाती है कि एक्सीडेंट ना हो गया हो, खुदा ना खास्ता। तो राइडर जो है वो घंटे सवा घंटे के बाद हमारी बेल बजा के बोलता है कि जी आपका खाना तो मैंने पीछे रखा था और वो गिर गया। मैंने वापस गया, ढूंढने गया और मुझे नहीं मिला। एंड और बाबा वाज लाइक कि मतलब इतना सा छोटा सा थैला था, तुमने पीछे कहाँ किस तरह से रखा था। तो अब खैर हमें तो नहीं पता कि क्या किया उसने, क्या नहीं किया, लेकिन ये होता रहता है। मतलब हर महीने 2 महीने के बाद हमारे साथ एक ऐसा छोटा सा स्कैम हो जाता है जिसके अंदर राइडर हमारी चीज़ लेके भाग जाता है और हम बैठे रह जाते हैं। अच्छा, और मतलब जैसे आप लोगों को ऑर्डर्स मिलते हैं तो उसमें कभी ये नहीं होता कि ऑर्डर फिर कैंसिल कर दिया या फिर जी जी बिल्कुल ऐसा होता है काफ़ी टाइम। लेकिन शुरू में हमारे साथ बहुत हुआ था, लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया और हम लोग बना रहे हैं, बनाते बनाते बीच में कॉल आई कि भाई हम नहीं ले रहे या कुछ मसला हो गया, इस तरह से हो गया। उसके बाद फिर हमें थोड़ी देर के बाद रियलाइज़ हुआ कि बेहतर है कि हम एडवांस पेमेंट पर काम करें और प्री बुकिंग हर चीज़ की करवाएं, क्योंकि हमारी चीज़ अगर रेडी हो गई है तो एडवांस पेमेंट होगी तो एक सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि अब सामने वाले को कोई ना कोई नुकसान होगा तो इस चक्कर में कॉस्ट कवर हो जाती है, नुकसान नहीं होता, हमारा नुकसान एग्जैक्टली नहीं होता। तो हम लोग एडवांस पेमेंट पे ही काम करते हैं। पुराने लोगों को हम फिर भी एज दे देते हैं जो हमारे से कंटिन्यूस कस्टमर्स अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसे कस्टमर्स बन गए हैं जो खाना और केक्स वगैरह हमसे ही ऑर्डर करते हैं, तो उनको जाहिर सी बात है हम एक एज दे देते हैं कि चलें भले ठीक है आप लोग बाद में पेमेंट कर दें। लेकिन जो नया आता है उसके ऊपर हम बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते, क्योंकि आपको पता है किस तरह के यहाँ पे हालात हैं। ऐसे ही है। और स्टार्टअप में आपको बड़ा ख्याल भी रखना पड़ता है, लेकिन स्कैम हो जाते हैं। ये चैलेंजेस ना आपको हर फील्ड में आते हैं। तभी मैंने पूछा आपसे, क्योंकि हमें काफ़ी ऐसे लोग हैं जो देखने वाले जो ये चीज़ें स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई स्टार्टअप लेना चाह रहे हैं, तो उसमें चैलेंजेस आते हैं। तो कैसा क्या दिल टूटता है, कैसा फील होता है कि आगे इसको कंटिन्यू करना चाहिए? कभी ऐसा भी फील हुआ होगा, कुछ ऐसा सोच? बहुत होता है एट टाइम्स, बहुत होता है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि हमारे अब्बू जो है वो इस मामले में बहुत सपोर्टिव है। उनका ये होता है चलो बस हो गया आगे बढ़ो। ही इज़ ऑलवेज लाइक आगे बढ़ो, बस हो गया छोड़ दो आगे बढ़ो। अब अगला क्या करना, अगला आराम क्या से, करना, सुकून से, हौसला, ये उनका तकिया का नाम है। तो हम लोग जब खुद भी पैनिक कर रहे होते तो हम एक दूसरे को भी ये बोलते, फिर एकदम से खुद ही मुंह पे मुस्कान आ जाती है। Exactly. खुद एकदम से सेटल डाउन सब कुछ हो जाता है। अच्छा, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या इन्वेस्टमेंट का होना ज़रूरी है? मैं सच बताऊँ तो हमारे पास जब हम लोगों ने शुरू किया था तो इन्वेस्टमेंट नहीं थी। हम लोगों ने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया था और बस सिर्फ अब्बू ने अपने जो थे वो 10,000 इसके अंदर इन्वेस्ट किए थे और उन 10,000 रुपीज़ से हम लोग पैकेजिंग का भी सामान लेकर आए थे और इंग्रेडिएंट्स भी लेकर आए थे उसी से ही, जो भी हमारा एक शुरुआत की थी हमने कबाब बनाने की, मेरी अम्मी ने जो की थी। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने, और प्रिंटिंग वगैरह, लोगोस प्रिंट करवाने होते हैं, स्टिकर्स होते हैं, ये सब कुछ उन्हीं 10,000 से हुआ था। और उसके बाद फिर हम जो बिज़नेस से आता गया वही बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट करते गए। सही है। जब ऑनलाइन पेज बनाया और जब ऑनलाइन आप अपने बिज़नेस को चलाना शुरू किया तो उसमें कैसे स्टार्ट किया और उसको कैसे लेके चले? ऑनलाइन जब हम लोगों ने शुरू किया था तो उस टाइम पे तो हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम 5 साल पहले की अगर आप बात सोचें तो 5 साल पहले इतना ज़्यादा रुझान नहीं था फेसबुक का और इंस्टाग्राम का। लेकिन मैं ये कहूँगी ऑर्डर्स प्लेस करने का तो रुझान नहीं था, बिकॉज उस टाइम पे ऑनलाइन नहीं हुई थी सारी चीज़ें। कोविड के बाद ऑनलाइन हुई है। घर पे मंगवाना, घर पे ऑर्डर करना, घर पे आ जाए सब कुछ आपके, वो कोविड के बाद शुरू हुआ है। तो फेसबुक पे उस टाइम पे इतने ऑर्डर्स नहीं आते थे। कोविड के बाद ही असल मैं कहूँगी जो 1 साल हमें हो गया था चलाते हुए, कोविड के बाद 1 ईयर के बाद हमें थोड़ा सा हुआ कि अब प्रॉपर ऑर्डर्स आना शुरू हुए हैं। मगर कोविड में अगेन वही बात है कि सारे बिजनेस ठप हो गए, लोगों की इनकम्स बंद हो गई, लोग घर पे बैठ गए। लेकिन तो ऑनलाइन काम फिर लोगों का चल पड़ा और ऑनलाइन काम ये, और वो लोग बड़े लकी हैं जिन्होंने उस टाइम पे वो कोविड के 2 साल में हिम्मत की और उन्होंने काम शुरू किया। बिल्कुल ऐसा ही है। कोविड जहाँ कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा मसला बना, वहाँ हम जैसे लोगों के लिए एक ब्लेसिंग बना। बिल्कुल ऐसा
सही है। अच्छा, पेज के बारे में बताएं, कौन सा पेज है? और मम्मीज़ किचन ही है, मम्मीज़ किचन के नाम का हमारा फेसबुक पेज है, ये लोगो है हमारा, जो अगर आप शो करें लोगो है ये हमारा। और इंस्टाग्राम पे हमारा नाम जो है वो मम्मीज़ किचन 2428 के नाम से है। और मम्मीज़ किचन 2428, मम्मीज़ किचन 2428, बिल्कुल ऐसा ही है। लोगो हमारा फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे दोनों जगह पे सेम लगा हुआ है। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जाएंगे तो आपको ढेरों केक्स वहाँ पे मिल जाएंगे, और फेसबुक पेज पे जाएंगे तो आपको ढेरों खाने की आइटम्स मिल जाएंगे। हम लोगों ने डेडिकेटेड कर दिया इस तरह से। अच्छा, सही। जेडीज आप लोगों की कोई डिवाइडेड हैं कि आपने ये करना है, आपने सोशल मीडिया देखना है? आपने जैसे कहा ना कि खुद ही हो गई है, वो बनती बनते करती हैं, खुद ही जिम्मेदारियां जो है डिशेस बनाती हैं बाकी। जी बिल्कुल ऐसे ही खुद ही होगी। जैसे मेरे अब्बू जो है, मैं कहूँगी हमारा मिनी वेयर हाउस जो है वो अब्बू संभाल रहे होते हैं। मतलब अगर हमें किसी भी डब्बे की, किसी भी ऐसी चीज़ की जरूरत है तो हम पापा को पता होगा ये चीज़ खत्म होने वाली है, ये चीज़ आएगी, ही नोज वेयर टू गो, ही नोज वेयर कहाँ से बाय करना है, उनको पता है कौन सी चीज़ खत्म होने वाली है, घर में कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है, ये भी उनको ही हमें सामने अगर नहीं मिल रही, मैं, मेरी बहन, मेरी अम्मी, हम सब पापा को कॉल करते हैं, अब्बा ये चीज़ कहाँ पे रखी है। मतलब इन्वेंट्री का जो है सारा काम वो आपके फादर संभालते हैं, दैट इंक्लूडिंग डिलीवरीज भी कभी कभी वो कर देते हैं। हमारी मॉरल सपोर्ट भी हुई है। और खाने की जो चीज़ें हैं वो हमारी अम्मी करती हैं। फ्रोज़न आइटम हो गए, हमारी लंच की डील्स होती हैं तो हमारी बनाना भी और ग्रोसरी भी। और ग्रोसरी तो खैर हम सब मिलके कर रहे होते हैं। सही है। कभी जो फ्री है वो चला जाता है। जब पता है कि हाँ बस ये वीक है, अब इस वीकेंड में किसी को जाना है तो कौन जाएगा, तो उसी वक्त भी देते किसके पास टाइम है तो वो चला जाता है। ठीक है। तो इस तरह से हम वो कर लेते हैं। बाकी बेकिंग मैं कर रही होती हूँ, इसका आदत है कि भाई बेकिंग करनी है, अभी ऑर्डर्स इस तरह से हैं, अब बेकिंग करनी है तो बेकिंग मैं कर रही होती हूँ। फिर फ्रॉस्टिंग जो है वो ये करी होती है, फ्रॉस्टिंग बना मेरे अब्बू रहे होते हैं। अच्छा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो फ्रॉस्टिंग बना अब्बू रहे होते हैं, कर ये रही होती है, और इस पैक करके डिस्पैच अब्बू कर रहे होते हैं, डिलीवर भी अब्बू कर रहे होते हैं। सोशल मीडिया ये संभाल रही होती है, मेनली क्वेरीज वगैरह जो भी आती हैं वो ये कर रही होती है। कस्टमर डीलिंग मैं कर रही होती हूँ, कंटेंट क्रिएशन थोड़ी बहुत ये कर रही होती है, जो वीडियो वगैरह बना रही होती है, शूट करके दे देती है, एडिट करके ये मैं कर लेती हूँ। केक की पिक्चर्स मैं ले रही होती हूँ, फिर वही इस तरह से काम ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाता है। आपकी पूरी टीम जो आपके घर पे ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सोशल मीडिया से लेके वो इन्वेंट्री संभालने तक वो आपकी अपने ही घर पे फैमिली मेंबर्स आप मिलके कर रहे होते हैं। और ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि फैमिली मेंबर्स की आप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, साथ काम कर रहे होते हैं। तो यू नो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप लोग का भी बिजनेस वो उस तरीके से फ्लरिश भी कर रहा होता है ना। बिल्कुल। और ये नहीं है कि आपने किसी और को हायर किया है या फिर आप उन लोगों को हायर किया है जिन पे आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, है ना। जी। तो बहुत ज़बरदस्त बात है ये कि आप फैमिली में ही ये चीज़ कर रहे हैं। अच्छा, कभी किसी से डीमोटिवेशन मिली कि ये लोग क्या कर रहे हैं, जैसे फैमिलीज़ में होता है? फैमिली का सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काफ़ी अच्छा रहा है ओवरऑल, क्योंकि शुरुआत के अंदर जो है वो काफ़ी फ्रेंड्स ने, इसके ख़ासतौर पे दोस्तों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया, कजन्स ने, पप्पो वगैरह, एग्जैक्टली इन लोगों ने सबने बहुत सपोर्ट किया हमें। और मम्मी से किचन, आप जैसे फैमिली की बात करें तो मम्मी जो है वो हमारी दादी को हम लोग मम्मी बुलाते थे, उनके नाम से हम लोगों ने किया है। तो जब हम लोगों ने सोचा था कि नाम क्या होना चाहिए तो बाबा का आया, क्योंकि अम्मा ने जो है वो सीखा उन्हीं से ही है, हमारी दादी से, और हम उनको मम्मी बुलाते थे। तो इट वाज लाइक कि चलो मम्मी के नाम पे बिस्मिल्लाह करते हैं, तो बस वो नाम पड़ा है और ऐसे चला है कि बस रवाना दवा। एजुकेशन का सिलसिला कहाँ तक पहुँचा है और क्या पढ़ा है आप लोगों ने? मैंने कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और इस टाइम पे मैं जॉब भी कर रही हूँ। मेरी यूएस बेस्ड कंपनी के साथ जॉब है, नाइट शिफ्ट होती है, होम बेस्ड है, घर के अंदर रहते हुए। और मैं डेंटिस्ट हूँ, मेरी हाउस जॉब चल रही है, इनफैक्ट अभी बस ख़त्म होने वाली है इसी महीने में। डाउ से पढ़ा है मैंने, और बस उसके साथ मॉर्निंग में डॉक्टर, शाम में ये, शाम में शेफ़ और बेकर। शेफ। ठीक है जी, बहुत ज़बरदस्त आपसे बात हुई, और अल्लाह ताला आपको ऐसी कामयाबियाँ दे और ऐसे ही आप बढ़ते रहें और काम हमें अच्छे अच्छे केक खिलाती रहें। बिल्कुल जी। ऑनलाइन बिजनेस आहे हिननि जो मम्मीज़ किचन जे नाले सां, मम्मीज़ किचन 2428 जे नाले सां। ऐं ॾाढो ज़बरदस्त हिननि जो खाधा आहिनि, ऐं हिननि वटि तमामु क़िस्म जा खाधा बि आहिनि ऐं केक्स बि आहिनि, तव्हां हिननि खां ऑर्डर करे सघो था। थैंक यू सो मच वंस अगेन, नाइस टॉकिंग टू यू। नाज़रीन, हेॾे ब्रेक ते वेंदासीं, मॉर्निंग एट PTV नेशन ते वरी पोइ वापसि
नाज़रीन मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते सभिनि खे वरी भली कार चऊं था। हिन सेगमेंट में मूंखे गेस्ट जॉइन करे रहिया आहिनि। सभिनि खां पहिरियों उन्हनि जे बारे में मां अव्हांखे ॿुधाईंदी हलां। चेयरमैन अल्फा स्कूलिंग सिस्टम ऐं उन सां गॾोगॾु जी 17 ब्रांचूं आहिनि पूरे पाकिस्तान में, जेके 6 सालनि में उन्हनि 17 ब्रांचूं ठाहियूं आहिनि। मियाँ मोहम्मद मकसूद साहब मूंसां मौजूद आहिनि। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक माशाल्लाह। 17 ब्रांचेस हैं आपके पूरे पाकिस्तान में आपके स्कूल की, तो ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? शुरू से अपनी जर्नी के बारे में बताएं। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ मदऊ किया। उसके बाद जो ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में हमारा आगाज़ हुआ। 2018 में हमने पहला अपना एक पौधा लगाया, जो कि आज अल्हम्दुलिल्लाह एक। और कहाँ से शुरुआत की, कौन सी सिटी? शुरुआत तो हमने कराची से स्टार्ट किया था, यानी स्टार्टअप हमारा कराची से ही था। तो मैं फील्ड में तो इससे बहुत पहले से था। 2013 में पहला स्कूल पंजाब में हमने स्टार्ट किया था। सही है। लेकिन वो किसी और नाम से था, तो फिर वो एक गैप आ गया था बीच में। उसके बाद फिर 3-4 साल किसी और फील्ड में चला गया। तो दोबारा जब मैं इस फील्ड में दोबारा वापस आया, क्योंकि मैंने इधर उधर बहुत सारे काम करने की कोशिश की, मगर मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। मैं फिर अपनी फील्ड में दोबारा वापस आया, तो फिर हमने 2018 में इसको बाकायदा तौर पे आगाज़ किया। अल्फ़ा का आगाज़ 2018 में किया। सही है। तो आपने जैसे कहा ना कि पहले मैंने स्कूल शुरू किया, फिर मैंने और काम किए, तो क्या आपका वो माइंड मैच नहीं कर सका, या आपकी फील्ड ही यही थी जो आप छोड़ के फिर इधर उधर दूसरी चीज़ें ट्राई करने लगे? देखिए, मैं अपने आप को कहीं फिट महसूस नहीं कर रहा था। मैंने इधर उधर अपने आप को एडजस्ट। क्यों होता है और कब होता है? जब आपका, यानी ये दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ कि एक पैशन प्रोफेशन जब सेम हो जाते हैं, तो वो एक जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। हमेशा आपको अंदर से आपके दिल से खुशी हो रही होती है, आप काम कर रहे होते हैं, आपको रिस्पांस भी मिल रहा होता है। तो जब आप किसी काम में आपका दिल नहीं लग रहा होता और आप वो कर रहे होते हैं, तो आप उसके खातिर का रिजल्ट आपको नहीं मिल पाते ना। तो ये वजह भी शायद हो सकती है। और फिर वो जो आपका पैशन है वो आपको फिर से उसी फील्ड में लेके, उसी फील्ड में मतलब वो शुरू से ही आपका एजुकेशन में काफ़ी दिलचस्पी थी? जी। इसका एक सबसे बड़ी वजह ये थी, ये स्कूलिंग लाइन में आने का जो एक पर्पज़ था। मैं एक छोटे से पंजाब के एक छोटे से शहर से एक मेरा ताल्लुक़ है, बल्कि गाँव से ताल्लुक़ है। तो हमें वो जो महरूमियाँ वो जो पंजाब में या इंटीरियर सिंध में हम देखते हैं, जो गांव देहातों में जो हम फील करके आते हैं, हम सब शायद वहीं से होते हैं, अक्सर हम निकलते हैं। तो वो जो महरूमियाँ थी, तो वो उसके पीछे बैकग्राउंड में वो था कि यार हम कुछ इस मुल्क और कौम के लिए कुछ करें। तो वही मिशन और विज़न लेके हम आगे निकले कि यार इस मुल्क में कुछ डिलीवर करके चले। अच्छा, जब बचपन में इंसान होता है ना, तो बड़ा खेल कूद में और टेंशन्स नहीं होती, तो क्या तब से ही आप इस चीज़ में थे, और क्या ऐसे कुछ माइंडसेट था? बड़ा आदमी बनने का शौक था। अच्छा। लेकिन ये नहीं पता था कि फील्ड कौन सी होगी। ये एक ज़हन में चीज़ें थी, यानी वो एक बचपन में ही हम आपस में बहन भाई आपस में बात करते हैं, तो वो हमारी वालदा हमारी बहनों को अक्सर ये कहती थी कि ये ना गलत जगह पे पैदा हो गया, इसको किसी सेठ के घर में पैदा होना चाहिए था। यानी वो एक जो आदतें होती हैं ना छोटे बचपन में, तो अल्लाह ने वो सब कुछ दिया जो एक वो बचपन में हम सोचते थे, या एक ख्वाब थे कि ये चाहिए होगा, ये लेंगे वो लेंगे। तो अल्लाह ताला ने वो सब कुछ दिया, और अल्लाह का बड़ा करम, ये सब अल्लाह का करम। तो स्कूल में कैसे थे? खुद स्कूल में थे जब, तो कैसे थे? मैं स्कूल में शरारती बच्चे थे या फिर पढ़ाकू बच्चे थे? मैं पढ़ने वाला बच्चा था। मतलब आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक रट्टे वाले होते हैं, हर वक्त किताबों में लगे रहते हैं, वो नहीं। लेकिन मैं एक डिसिप्लिन और बड़ा एजुकेटेड दिखने वाला और एजुकेशन में लगाओ वैसा बच्चा। जी बिल्कुल। यानी ये समझ लें कि वो क्लास CR जो मॉनिटर, वो मैं क्लास 2-3 से था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर कंटिन्यू जितना भी हमने जितनी पढ़ाई की, उसमें फिर मैं वो मेरा के टॉप में। अच्छा, 2018 में जो है आपने ये शुरू किया, ऐसे ही है? जी। तो क्या चैलेंजेस आए उस दौर में और कैसे स्टार्ट हुआ? जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं अकेला था, चूँकि जाहिर है स्टार्टिंग में तो आपके साथ बिल्कुल अकेला था। कोई फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड, किसी का कोई भी नहीं था साथ। सही है। लेकिन उसमें फिर जब मैं फील्ड में आ चुका था, जब आगाज़ हो गया, तो उसके बाद फिर लोग मिलते गए, बहुत सारे दोस्त भी मिले, बहुत अच्छे मतलब मोहसिन भी मिले, जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया, और मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। सबसे मेन जो थी, माँ बाप की दुआएं होती हैं पीछे। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, मेरे घर वालों को मेरे कामयाब होने के बाद पता चला कि मैं कर क्या रहा हूँ।
वरना मैं इतना उनको पता ही नहीं था कि आप स्कूल रन कर रहे हैं। मैं इतना कटा हुआ था सबसे कि इतना काम, इतनी मेहनत कर रहा था कि मैं किसी से यानी राब्ते में नहीं था। उनको ये पता था कुछ ना कुछ कर रहा है, काम कर रहा है, मगर ये नहीं पता था कि मैं ये काम कर रहा हूँ। वो उनको उस वक्त पता चला जब मैं एक स्टेज पर पहुँच चुका था। मतलब आप फैमिली के साथ रह भी नहीं रहे थे? नहीं रहे भी। सही, आपने कराची में ये बिजनेस जी शुरू जी, किया? मेरी फैमिली अभी भी सारी पंजाब में। ठीक है। तो ये कराची में क्या चैलेंजेस आए, क्या हर्डल्स फेस हुई? जब 2018 में हमने आगाज़ किया तो 2019 के एंड में कोविड आ गया था। वो सबसे बड़ी, चूँकि एक काम तो हम स्टार्ट कर चुके थे, स्टार्टअप ले चुके थे। अब कोविड आया तो कोविड में आपको पता है पूरी दुनिया जो है वो स्ट्रक हो गई थी, बिल्कुल रुक गया था सब कुछ। तो उस वक्त मैं 2-3 ब्रांचेस कर चुका था, यानी 2 साल में मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग मेरा बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह से। यानी ये कहने के बैकअप तो मैं कुछ भी नहीं लेके आया था, मैं ज़ीरो से भी बल्कि माइनस से स्टार्ट करने वाले लोगों में से शायद हूँ। तो जब कोविड आया तो कोविड के बाद बहुत सारे मसले मसाइल शुरू हो गए, यानी ऐसे लगने लग गया था कि अब फिर दोबारा वही किसी और फील्ड में स्विच करना पड़ेगा, यानी ये तो अब ख़त्म होने वाली चीज़ है। लेकिन जब कोविड ख़त्म हुआ तो उसके बाद से जो अल्लाह ताला ने बूस्ट मतलब हमारे काम को लगा, हम मतलब देख रहे थे, मैं फील कर रहा था, तो वो अनबिलीवेबल था। मतलब मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था कि मैं ये यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। उसके बाद फिर रास्ते खुलते गए, दोस्त मिलते गए, लोग मिलते गए। कोविड में क्या मसाइल आए, क्योंकि आपने एक जगह तो ले ली होगी? जी हाँ। और उसका रेंट भी दे रहे होंगे, ऐसे ही है। तो वो चीज़ फिर कैसे आपने चैलेंजेस फेस किए, और क्या आपने वो जगह छोड़ दी थी और ऑनलाइन आपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था? जगह नहीं छोड़ी थी, जगह वही थी, मतलब हम अपनी जगह जहाँ पर बैठे थे, लेकिन हम इस स्टेज पर पहुँच चुके थे कि हमारे पास बचा कुछ नहीं था, कि हम कुछ जैसे जो एसेट्स थोड़े बहुत बनाए थे वो ख़त्म हो चुके थे, बल्कि माइनस में चल रहे थे। इस बिल्डिंग चूँकि रेंट की थी तो इतने रेंट ऊपर चढ़ चुके थे कि हमें ऐसा लगता था कि शायद अब तो ये सारी ज़िंदगी जो ना ये कर्जे ही नहीं उतरेंगे, ये जो ऊपर आ गए हैं, लायबिलिटी जितनी चढ़ गई थी। लेकिन वो अल्लाह ताला ने प्लान, सबसे बेहतरीन प्लानर तो अल्लाह ताला हैं, तो वो उन्होंने हमारे लिए प्लान कुछ बहुत बड़े किए हुए थे। तो एक सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि कोविड में सब लोगों ने, हमारी स्कूल इंडस्ट्री जितने भी स्कूल कम्युनिटी थी, इन्होंने सबसे फीसिस के बारे में, स्कूल जब यानी दोबारा खुले थे तो ये सब अपनी फीसिस पर लग गए थे कि फीसिस रिकवर करें। तो मेरी स्ट्रैटेजी कुछ डिफरेंट थी। आपकी क्या स्ट्रैटेजीज थी? मेरी स्ट्रैटेजी ये जैसे आपने फिर शुरू की? जी, मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं जो प्रीवियस जितनी भी फीसिस थी, मैंने एक अनाउंसमेंट कर दी बाकायदा तौर पे। मैंने कहा जी जिसके पास फ़ीस नहीं है ना जी, वो हमारे स्कूल में एडमिशन ले आके। यानी जो जितने भी दीगर स्कूल्स के बच्चे भी थे वो भी, और हमारे अपने बच्चे भी, वो 5 महीने की फीसिस को छोड़ना एक बहुत बड़े दिल पे पत्थर रखने वाली बात थी, और था भी कुछ नहीं उन दिनों में। लेकिन वो नीयत खालिसतन ये थी कि अल्लाह ताला कुछ आगे आसानियाँ फरमाएगा, तो वो बस नीयत की वजह से ना वो एक अल्लाह ताला ने ना उस काम में और मज़ीद आसानी कर दी। ठीक है, एक स्कूल में आपके बच्चों की कितनी स्ट्रेंथ है? मिनिमम तो जैसे नई ब्रांचेस होती हैं तो वो ज़ाहिर ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, तो अब कुछ कम ब्रांचेस स्ट्रेंथ पर भी हैं, कुछ ज़्यादा पे भी हैं। तो हमारे पास अगर ओवरऑल की बात करूं तो 5000 प्लस माशाल्लाह से स्टूडेंट्स हैं ओवरऑल एक स्कूल में। नहीं, ओवरऑल अभी इस अच्छा, सिलेबस का और तालीम का क्या क्राइटेरिया होता है आपके स्कूल्स में? सिलेबस तो हमारे पास सिलेबस और ये तो कुछ गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं, कुछ प्राइवेट पब्लिशर्स हमारे पास नॉर्मली जैसे स्कूल्स में होता है। लेकिन इसके साथ साथ हमने एक तरबिया कोर्स भी डिज़ाइन किए हुए हैं, हमने अपने सिस्टम के लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, जो हमारे सिर्फ अल्फ़ा के बच्चों के लिए हम जो है वो उनको जो है देते हैं। उसमें हम तरबिया कैंप हर साल करते हैं, उसमें हम बच्चों को आउट ऑफ द स्टेशन लेके जाते हैं, उसमें हम उनके साथ कैंप करते हैं, उनके साथ ट्रेनर्स हमने रखे हुए हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए हम काम कर रहे होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके साथ साथ बच्चों की जो है काउंसलिंग भी बड़ी ज़रूरी होती है, ये एक्टिविटीज़ बड़ी ज़रूरी होती हैं तालीम के साथ साथ, तो उन पे कितना फोकस देते हैं आपके स्कूल? मैं तो ये समझता हूँ कि एक अच्छा टीचर जो है ना वो ही सब कुछ कर सकता है। वो उसके लिए कोई स्पेशली आपको काउंसलर या नहीं लाने पड़ते, अगर आपके टीचर्स ट्रेन हैं तो हम टीचर्स ट्रेनिंग पर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और मैं अपने आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से एक पैगाम भी दूंगा कि जितने स्मॉल स्कूल्स हैं, यानी छोटे स्कूल हैं जो सर्वाइव करने में कहीं ना कहीं हर्डल्स आ रही हैं, तो हम उनको अपने ट्रेनिंग्स के प्रोग्राम जो है ना वो फ्री में देंगे।
जितने भी स्कूल्स हैं उनकी इस्लाहात के लिए, यानी स्कूल कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए हम उनको जो है अपनी सर्विसेज देने को तैयार। सही है, मतलब जो भी इस बिजनेस में आना चाह रहे हैं आप उनको एक राह दिखाएंगे, आप उनकी मैं काउंसलिंग उनकी करेंगे। प्रॉपर हम उनको सर्विसेज देने को तैयार। ठीक है। मतलब वो अगर इस फील्ड में आना चाहता है और उसको कोई भी चैलेंजेस का सामना है तो हम उनको उनके साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह। सही है। अच्छा, काफ़ी बच्चे जो हैं तालीम से यहाँ महरूम हैं या फिर वो पढ़ना भी जा रहे हैं लेकिन उतनी फ़ीस अफोर्ड नहीं करना कर सकते, उनके लिए क्या कोई प्रोग्राम है आपके? हमारे पास प्रोग्राम्स, एक तो सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट सिंध का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। उन्होंने अभी एक पैकेज मतलब पहले से ही शायद था, लेकिन सरदार शाह साहब जो हैं हमारे मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम लॉन्च किया और हमारी डायरेक्टरेट में राफिया जावेद साहिबा ने उसमें ये किया कि 10% जो है ना बच्चों को फ्री शिप दे रहे हैं। तो उन्होंने तमाम स्कूल्स पर ये लागू कर दिया है कि 10% जो है ना तमाम स्कूल्स इसको जो है ना फ्री शिप देंगे। तो मैं ये एक बहुत एहसन इक़दाम है। इसमें ये होगा कि जितने भी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो उनकी तादाद बढ़ेगी। अच्छा, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि अल्फ़ा स्कूलिंग सिस्टम का एक एजाज़ आप समझ लें कि हम चूँकि बहुत ज़्यादा फीसिस भी नहीं लेते। मैं आपको अगर अपने हमारे सिस्टम के बारे में बताऊं, हमने अपने 2 स्कूल बिल्कुल फ्री किए हुए हैं। अच्छा, और वो कराची में? जी, कराची में। उन 2 स्कूल्स में हम बिल्कुल कोई बच्चों से पैसे चार्ज नहीं करते। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ थोड़ा बहुत देना चाहते हैं, जैसे किसी ने कहा जी मैं तो 500 दे सकता हूँ, तो हमने कहा कि ये बच्चा नहीं जाना चाहिए, बच्चे को पढ़ना चाहिए, पैसे नहीं है कोई मसले की बात नहीं है। तो हमने 2 स्कूल अपने जो ना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने बच्चों को तालीम के लिए रखे हैं। और कौन से एरियाज़ में आपके ये स्कूल्स हैं? हमारे तो अभी पूरे कराची को हम तकरीबन कैप्चर कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही है, माशाल्लाह। लेकिन ये जो स्कूल्स हैं ये ऐसी जगहों पर जो लेस प्रिविलेज्ड एरियाज़ हैं। सही है। वो न्यू कराची के कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर हमने ये 2 स्कूल रखे हैं जहाँ बच्चों को ये हम फ्री बिल्कुल एजुकेशन दे रहे हैं। अच्छा, इस पूरे बिज़नेस में, इस पूरे एजुकेशन सिस्टम में जब आपने ये शुरू किया, कब खुशी हुई और कब ऐसा फील हुआ कि अब मैंने अचीव किया है कुछ ना कुछ? जब मैं किसी से मिलता हूँ, हम तारुफ़ करवाता हूँ ना कि मैं अल्फ़ा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ या हेड कर रहा हूँ, चेयरमैन हूँ, तो वहाँ वो ये समझते हैं कि मेरे बाप दादा की तरफ से मुझे ये मिला होगा। मतलब जैसे मदर का काम होगा, मदर टीचर होंगी, उन्होंने स्टार्टअप लिया होगा या फादर ने लिया होगा। तो जब उनको ये पता चलता है ना कि मैंने खुद से ये स्टार्ट किया, तो वो बड़ी हर जगह से बड़ी अप्रिसिएशन मिलती है ना, तो उस वक्त लगता है कि हमने कुछ किया है, उस वक्त फील होता है। अच्छा, एक कभी 2 साल पहले एक कन्वेंशन आवारी होटल में हुआ था, तो वो मैं यंगेस्ट आप कह सकती हैं कि मैं एक स्कूल ओनर था जिसमें एक मल्टीपल ब्रांचेस को हेड कर रहा था, तो वो भी एक एजाज़ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है। अच्छा, सबसे पहले आपने कराची में स्टार्ट किया स्कूल, और उसके बाद आप कौन सी सिटीज़ में गए और अब कहाँ तक आप पहुँचे? अभी मेरी प्लानिंग तो ये है कि हम पूरे पाकिस्तान में काम करें। मैं अपने नौजवान जितने भी हैं, हमारे यंगस्टर्स हैं, जो समझते हैं कि उनके पास देखें आजकल मायूसी बहुत ज़्यादा है जी। अगर हम इसको देखें तो हर दूसरा बंदा क्या हर बंदा ही मायूसी फैलाने पे लगा हो। मैं कहता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। आप काम करें, आपको काम करने के लिए जो है सपोर्ट करेंगे। अब हम सपोर्ट करते हैं आपको, आप आएँ हमारे साथ जुड़ें। मैं तमाम नौजवानों को उसमें देखने वाले मेल और फीमेल जितने भी हैं, मैं कहता हूँ कि आप काम करने वाले बने। यहाँ काम करने के लिए बहुत सारे मौके हैं, आप काम करें, हम आपके साथ खड़े होंगे। हम इंशाल्लाह इस पूरे मुल्क में अपनी इस चेन को इंट्रोड्यूस करवाएं। अच्छा, टीचर्स जब आप हायर करते हैं या फिर आप जब स्टाफ हायर करते हैं तो क्या एलिमेंट देखते हैं, क्या चीज़ें मद्देनज़र रखते हैं? हम टीचर्स सबसे मेन चीज़ तो देखते हैं कि एक एजुकेशन जो प्रॉपर हमारा जो एक क्राइटेरिया हमने सेट किया हुआ है उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करती हैं। उसके बाद हमारा फोकस ये होता है कि अगर ये लर्नर अच्छी है तो हमने क्योंकि टीचर्स ट्रेनिंग का प्रोग्राम पूरे हमारे बनाए हुए हैं, तो हम फिर अपनी टीचर्स ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स के थ्रू उनकी जो कुछ कमियां अगर होती हैं तो हम उनको सेट करके उनको एक बेहतरीन उस्ताद बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो सही है, मतलब उस्ताद का बेहतर होना और उसका लर्नर होना, और क्योंकि वो उस्ताद भी ना हर वक्त सीखता है और जब उस्ताद भी ये माइंड में बिठा ले कि मैंने भी सीखना है और इसी प्रोसेस में हूँ, तो ये बेहतर है। जी बिल्कुल। एक अच्छा उस्ताद हमेशा वही होता है जो अपने जो
जो उसका एक वर्क होता जी। है, यानी अगर प्लानिंग कर रहा होता है तो उसको कुछ 100 टाइम्स कम से कम वो पढ़े, 100 दफ़ा पढ़ेगा तो वो एक बेहतरीन परफेक्शन की तरफ चला जाएगा। अच्छा, एक स्कूल ओनर को, चेयरमैन को डेली बेसिस पे स्कूल में क्या चैलेंजेस आते हैं बच्चों से रिलेटेड, कोई स्कूल स्टाफ से रिलेटेड? चैलेंजेस तो बेशुमार हैं। चैलेंजेस की अगर बात करें तो चैलेंजेस इतने सारे हैं कि यहाँ हम टीचर्स के हवाले से अगर देखें, उसके अचानक से पता चलता है जी आज फ़लाँ स्कूल में टीचर्स नहीं आई, क्या हुआ जी, उनकी शिफ्टिंग होगी। इस तरह के चैलेंजेस नॉर्मली स्कूल्स ओनर्स को रहते हैं। डिपार्टमेंट से बड़े मसले होते हैं। डिपार्टमेंट्स जितने भी होते हैं वो उनकी तरफ से मसाइल बहुत सारे आते हैं कि ये है वो है XYZ। चूँकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम देख रहे होते हैं कि ये ठीक है या नहीं ठीक है, तो वो अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हालांकि वो गलत होते हैं बाज़ जगहों पर वो, लेकिन ये चैलेंजेस होते हैं। कभी मुख्तलिफ इदारे हैं, मैं नाम नहीं ले सकता। सही है। अच्छा, कराची में काफ़ी एरियाज़ में आपने जैसे कहा कि तकरीबन पूरे कराची को हमने ऑक्यूपाई कर लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहाँ पे आप ज़्यादा इलिटरेसी उसका रेट देख रहे हैं? कराची के अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो 79% है, जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान में हम दूसरे नंबर पर कराची आता है ना, दूसरे नंबर पे शायद है। तो जो अगर हम बात करें कि जहाँ पर ज़्यादा ये लोग पाए जाते हैं ऐसे, तो वो मैंने जो फील किया है वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट मुझे लगता है, जिसमें जो है वो बहुत इस चीज़ का फुकदान है। तो वहाँ बच्चों के साथ क्या चैलेंजेस होते हैं टीचर्स के, और क्या वहाँ मुश्किल होता है? क्योंकि बच्चे फिर ये है ना कि पढ़ना भी नहीं चाह रहे हैं, और कुछ बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं तो उनकी फैमिली से इतनी सपोर्ट नहीं है, ऐसे कुछ फील हुआ है? बिल्कुल ऐसे। उन्हीं एरियाज़ में हमने 2 स्कूल मैंने आपको बताया ना कि हमने फ्री किए हैं। वो ऐसे ही एरियाज़ हैं जहाँ पर लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, और इतनी अवेयरनेस भी नहीं होती। अवेयरनेस भी नहीं, सबसे मेन चीज़ अवेयरनेस है। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के नाम से एक इदारा है सिंध गवर्नमेंट का, बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। तो मेरी गुजारिश ये भी है आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कि उस प्रोग्राम को एक्सपेंड किया जाए। वो ऐसा प्रोग्राम है जो मुझे लगता है कि सिंध में अगर कोई चीज़ चेंज ला रही है ना एजुकेशन सेक्टर में, तो वो है। अच्छा, उनकी उसमें ये है कि क्राइटेरिया थोड़ा सा उनका मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि क्राइटेरिया उन्होंने ऐसे लोगों को चूज़ किया है कि कोई भी जाता है उसका रेफरेंस होता है तो वो शायद उनको स्कूल दे देते हैं। मेरे ख्याल में उनको ऐसे लोगों को सिलेक्ट ज़रूर करना चाहिए जो स्कूल ऑनर्स हैं और स्कूल से रिलेटेड हैं, और जो एलिजिबल हैं। अच्छा, उन्होंने एलिजिबल का जो क्राइटेरिया बनाया है वो क्राइटेरिया ऐसा है कि जिसके पास थोड़ी सी जान पहचान है वो अपनी ले लेता है, लेकिन वो एजुकेशनिस्ट नहीं होता, तो वो मैसिव चेंज नहीं ला सकता जब तक वो एजुकेशनिस्ट नहीं होगा। तो इसका ये भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि वो एक एजुकेशनिस्ट उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बैक हैंड पे अगर देखा जाए तो। अच्छा, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके एज ए एजुकेशनिस्ट? कहाँ तक लेके जाएंगे अपने इस पूरे एजुकेशन सिस्टम को? जो प्लान्स की बात करूँ तो ख्वाब तो ये देखा है कि हम पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में इंशाल्लाह काम करें। तो अल्लाह ताला इसके रास्ते भी खोल लें, और ये इस छोटे से एक कम अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतना काम किया है, करवाया, तो आगे भी इंशाल्लाह इसी सिलसिले को लेकर चलेंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे तमाम देखने वालों को? मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि मायूसियाँ ख़त्म करें, खुशियाँ फैलाएं, आसानियाँ बांटें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, जितना हो सकता है एक दूसरे को सपोर्ट करें। बस ये एक पैगाम है इस मुल्क। थैंक यू सो मच, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। नाज़रीन, एंड ब्रेक जो टाइम थी है वरी पे वापस अचूं था मॉर्निंग एट PTV नेशनल तक। वेलकम बैक नाज़रीन, मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते सभिनि खे वरी भली कार चऊं था। हिन सेगमेंट में मूंखे गेस्ट जॉइन करे रहियूं आहिनि, उन्हनि जे बारे में मां थोड़ो घणो ॿुधाईंदी हलां। सभिनि खां पहिरियों त ज़रमीना खाकवी साहिबा मूंसां मौजूद आहिनि, इस्लामिक स्कॉलर आहिनि, मोटिवेशनल स्पीकर भी आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐं उन सां गॾोगॾु जी निदा ज़ैदी मूंसां मौजूद आहे जेका नात ख़्वां आहे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, नमाज पे बात करेंगे और जुम्मा है माशाल्लाह,
और इस दिन की बड़ी फजीलत होती है और नमाज की भी हम जो है पाबंदी रखते हैं, लेकिन जुम्मे वाले दिन एक ख़ास हम लोग पाबंदी के साथ वो गुस्ल करना, वो सारी चीज़ें। तो नमाज के फ़राइज़ क्या हैं? बहुत शुक्रिया सबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको जुम्मतुल मुबारक हो। इसको यौम ईद भी कहा जाता है और आपने बिल्कुल सही कहा कि हम सब मुसलमान ईमान के साथ, यकीन की बहार के साथ इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। यानी नमाज जुम्मा की अदायगी का खुसूसी एहतमाम हमारे घरों में नज़र आता है और बीइंग अ मुस्लिम हमारी एटमोस्ट ड्यूटी भी है कि हम इसको प्रैक्टिस करें और ऑल ओवर द ईयर भी, ताकि इसको प्रैक्टिस किया जा सके। नमाज चूँकि सिखाती ही हमें टाइम टेबल है। आपने इसके फ़राइज़ के हवाले से बात किया, मैं सबसे पहले यहाँ इसकी फ़जीलत भी ज़रूर बताना चाहूँगी कि नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। काफिर और मुसलमान के दरमियान फ़र्क करने वाली जो चीज़ है वो नमाज है और नमाज से हम बहुत सारी रहमतें और बहुत सारे फ़वाइद हासिल कर सकते हैं, जो जिस्मानी भी होते हैं और रूहानी भी। क्योंकि देखें, जब हम कलमा तैयबा पढ़ लेते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो डेफिनेटली फिर हमारी एटमोस्ट ड्यूटी बन जाती है कि हमने अल्लाह ताला को अपना खालिक और मालिक तस्लीम कर लिया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे प्यारे आका हैं, उनकी सुन्नत मुबारका पर अमल करते हुए हम नमाज की अदायगी का एहतमाम करते हैं, जो अफजल तरीन इबादत है और रब को राज़ी करने की कोशिश करते हैं। जैसे कुरान पाक में सूरत ताहा में फरमाया गया कि नमाज कायम करो। अब हमने इन दीन के मैसेजेस को ख़ुद भी लेना है और दूसरों तक भी इन मोहब्बत भरे पैगामात को पहुँचाना है। क्योंकि जब हम नमाज अदा करते हैं, तो मैं पढ़ रही थी कि रुकू की हालत में जब हम होते हैं तो ओहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करने का हमें सवाब मिलता है। फिर फ़रिश्ते उस शख्स के लिए दुआ करते हैं जो कि नमाज की अदायगी का एहतमाम करते हैं। और इसके साथ साथ ये भी है कि नमाज भी कहती है कि तूने मेरी हिफाजत का एहतमाम किया इंसान को, अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत फरमाए। और जो नमाज़ों की रेगुलरिटी का एहतमाम करते हैं, क़यामत के रोज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको अर्श के साए में जगह देगा। फिर आपने इसके फ़राइज़ के हवाले से बात की, अब इस टॉपिक की जानिब आते हैं। तो डेफिनेटली नमाज के जो हैं यकीनी तौर पर 7 फ़राइज़ हमारे सामने आते हैं। तकबीर तहरीमा, हम नमाज का आगाज़ करते हैं अल्लाहु अकबर पढ़कर, फिर क़याम यानी खड़े होना, क़िरात यानी तिलावत करना, फिर रुकू है, फिर सजदा है, फिर कादा आखिरा है। कादा से मुराद है बैठना और आखिर से मुराद है, आखिरा से मुराद लास्ट में बैठना। तहियात की जब हम उसमें बैठते हैं, तहियात पढ़ते हैं, कलमा तशहद पढ़ते हैं और इसके साथ साथ एंड पे सलाम जो फेरते हैं। बेसिकली हम बच्चों को जो सिखाते हैं ना आम फहम ज़ुबान में कि सलाम फेरना है आपने, दैट्स फ़ाइन, लेकिन खुरूजुम बी सुनुई ही ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है शरीयत की इस्तिलाह में, जो हम सलाम फेरते हैं और नमाज का जो आखिरी फ़र्ज़ है 7वां, उसको अदा करते हैं। तो ये इसकी डिटेल है। सही। अच्छा, इन फ़राइज़ को अदा करने का तरीका क्या है, वो भी बता दीजिए। जी, फ़राइज़ को अदा करने का तरीका मैंने आपसे कहा ना कि हम सबसे पहले डेफिनेटली हमें कुतब में इसका तरीका मिलता है, लेकिन ये भी बात माइंड में होनी चाहिए कि एक जो मुसलमान खातून होती है और मर्द है, उसमें लिटिल बिट डिफरेंस होता है। जैसे मर्द जो है वो स्ट्रेट, मैं एक यहाँ छोटी सी मिसाल दूँगी रुकू के ज़रिए से, कि वो रुकू की हालत में जब खड़ा होगा सुन्नत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो अमल पैरा होगा और सर और पुश्त और कमर उसकी एक सीध में होगी, ठीक है। और जब वो तकबीर तहरीमा का भी हवाला दे देती हूँ, जब नमाज का आगाज़ करेगा तो अपने हाथों को बुलंद करेगा कानों की लबों तक, लेकिन जो खातून है वो सिमट कर हया के पर्दे और दायरे में रहकर नमाज का आगाज़ करेगी। एग्जैक्टली, और मर्द खातून के लिए अलग है, और जैसे वो शोल्डर्स तक हाथ लेकर जाएगी, मज़ीद ऊपर नहीं करेगी। फिर जब वो सजदा करती है तो सिमट कर हया के दायरे में। यहाँ में मुझे मौला अली करमुल्लाहु वजहुल करीम का बड़ा प्यारा कॉल याद आ रहा है कि उन्होंने 2 ख़वातीन को नमाज अदा करते हुए देखा, तो वो सजदा उस तरह से कर रही थी जैसे मर्द करते हैं। तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इससे मना फरमाया कि जो एक खातून है वो सिमट कर बाहया तरीके से सजदा करेगी, ज़्यादा फैलेगी नहीं, ज़्यादा अकड़ेगी नहीं, एक हया के दायरे में, ताकि बावकार मुसलमान के तौर पर नज़र आए। सही। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जो हमारे पैरों के थम्स हैं वो काबे की डायरेक्शन पे हो, तो एग्जैक्टली जब हम रुकू करते हैं या तकबीर तहरीमा का जब हम स्पेशली एहतमाम करते हैं तो अक्सर लोग पाँव को देख रहे होते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें खाना काबा का सिमत का तयन होना, डायरेक्शन का तयन होना बहुत ज़रूरी है कि हमारी समत जो है खाना काबा की तरफ हो, हमारी निगाह भी उधर हो। ये मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए है। और थम्स की डायरेक्शन काउंट करती है। अब सजदा जो है एक मेल का फीमेल से डिफरेंट होगा। खातून जो है वो साइड पे अपने पाँव दोनों को करेगी, जब अतहियात में बैठेगी या सजदा में जाएगी, और फिर जलसा, सजदा और दोनों सजदों के दरमियान जो हम लोग वक्फा करते हैं उसको जलसा कहा जाता है। तो जब कादा में बैठेगी, कादा आखिरा यानी आखिर में जो तशहुद का वो और अतहियात पढ़ने का एहतमाम करेगी, तो उसके पाँव साइड पर होंगे, ठीक है। सही है। इस तरह से ये कुतुब सीरत में बड़े अच्छे तरीके से इसकी अदायगी का जो तरीका है वो दर्ज है। सही है। अच्छा, रुकू और सजदे का सही तरीका समझना ज़रूरी क्यों है? रुकू और क्योंकि ये भी कहा जाता है ना कि भाई आपकी नीयत होनी चाहिए।
तो क्या Exactly. ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है। देखिए, नियत तो दिल के इरादे को कहते हैं ना। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो दौर था उसमें ज़ुबान से नियत नहीं की जाती थी, और देखिए नियत दिल के पुख्ता इरादे का नाम है। फॉर एग्जांपल, आपने नमाज के लिए नियत की है और आप नमाज की अदायगी करके फ्री हुए हैं, सलाम फेरा है, कोई आपसे पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप सोचेंगे नहीं, आप फटाफट कहेंगे कि मैंने नमाज अभी अदा की है, फ़र्ज़ पढ़ रही थी, या मैंने नवाफिल की अदायगी का एहतमाम किया। तो नियत काउंट करती है और अमाल का दारोमदार नियतों पर है। और आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था रुकू और सजदा। देखिए, नमाज के फ़राइज़ में से हमने उनको सही तरीके से अदा करना है। फिर सबा लोग ये कहते हैं कि रुकू के बाद एक ही सजदा होता है, तो ऐसा नहीं है। एक सजदा फ़र्ज़ नहीं है, दोनों सजदे फ़र्ज़ हैं। और जब हम दोनों सजदों को फ़राइज़ समझते हैं तो ही हम एक ट्रू मुस्लिम की सूरत में सामने आते हैं। क्योंकि जो चीज़ फ़र्ज़ हो उसके खुदा ना खास्ता कोई ऑपोजिट जाए तो वो दायरा इस्लाम से, दायरा ईमान से निकल जाता है। अच्छा, इसमें लोग एक मिसकंसेप्शन भी करते हैं, गलती करते हैं कि क्या सजदे रुकू की हालत में हम किरात पढ़ सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, आपने उसमें नहीं पढ़ना, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस का बड़ा प्यारा मफ़हूम है कि मुझे रुकू और सजदे की हालत में किरात पढ़ने से मना फरमाया गया है। ठीक है, उसमें हम क्या पढ़ेंगे? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना किया गया है तो हम उम्मत मुस्लिमा के लिए तो ऑब्वियसली उसकी ममानियत सामने आती है। यहाँ हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी एक हदीस का हवाला देना चाहूँगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ा जाए और फिर सजदे में सुबहान रब्बियल आला 3 टाइम्स पढ़ा जाए। अगर कोई 3 टाइम्स पढ़ता है तो सुन्नत करीमा पर अमल करता है, इससे कम हो तो डेफिनेटली फिर उसने सुन्नत पर अमल नहीं किया। और उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी मरवी है कि वो फरमाते हैं कि जब कुछ आयात है कुरान पाक की उनका नुज़ूल हुआ, फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, तो उसके बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तब भी फरमाया कि अल्लाह की पाकी बयान करो, बड़ाई बयान करो, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल आला। तो इसको बिलतरतीब रुकू और सजदे के लिए हमें बता दिया गया, जो उम्मत मुस्लिमा की ड्यूटी है कि उसी तरतीब के साथ नमाज़ों की अदायगी का एहतमाम किया जाए। जी, अगर नमाज के बीच में किसी फ़र्ज़ को छोड़ दिया जाए तो उसका कफ़ारा क्या है? बिल्कुल, ये जानना बेहद ज़रूरी है। बड़ा उम्दा सवाल किया आपने। देखिए, नमाज के बीच में आपसे कोई फ़र्ज़ रह जाता है तो आप फ़र्ज़ अदा नहीं करेंगे तो नमाज डेफिनेटली आपकी पूरी नहीं होगी, अदा नहीं होगी, तो उसका ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। अच्छा, मैं यहाँ मिसाल दूँगी कि जैसे सूरह फातिहा कुछ लोग पढ़ना भूल जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो रुकू की हालत में जाते हैं, उन्हें एकदम से याद आता है कि हमने नहीं पढ़ी, तो वो फ़ौरन जाके खड़े होकर, अगर वो खड़े नहीं हुए थे, क़याम में अभी नहीं गए हैं, रुकू में उन्हें याद आ चुका है, तो वो जल्दी से सूरत फातिहा पढ़ सकते हैं। ठीक है, और बाद में सजदा सहव भी लाजिम होगा, जैसे कि हमें दीन में तालीम दी गई है। और अगर वो क़याम के लिए खड़े हो चुके हैं तब उन्हें याद है, तब वो ऐसा नहीं कर सकते। तब वो पहली रकत में जो उनसे गलती हुई है, सजदा नहीं किया, रुकू नहीं किया, तो वो नेक्स्ट रकत की अदायगी का जब एहतमाम करेंगे तो उसमें फिर वो 2 टाइम, जैसे सजदा नहीं किया तो 2 बार सजदा करना था, 1 बार किया तो उस टाइम वो 2 बार उस रकत का भी सजदा करेंगे और जो एक रह गया था वो भी करेंगे, और फिर एंड पे सजदा सहव का भी एहतमाम करेंगे। देखें, सबा इस तरतीब का ख्याल रखना इसलिए ज़रूरी है कि नमाज दाफिल बला है। हमारी परेशानियाँ, तनाव, टेंशन्स, जो लोग कहते हैं हम बहुत अकेले हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, तो अल्लाह ताला उनके साथ है, और जिसके साथ अल्लाह हो यकीनन उसे किसी और साथी की ज़रूरत नहीं है। कि आप ट्रू मीनिंग समझते हुए, ट्रू एसेंस इस्लाम का गेन करते हुए इस पर यकीन कामिल रखने वाले हो। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हवाला देना चाहूँगी कि एक बार उनके एक बेटे का इंतकाल हुआ। डेफिनेटली वो एक बहुत डिफ़िकल्ट एंड क्राइसिस भरा टाइम होता है किसी भी पेरेंट के लिए। तो जब उनके बेटे की तदफीन करके वापस लोग आते हैं तो उनसे पूछते हैं कि आपने इस गम को डिस्क्राइब नहीं किया, इसका इतना इजहार नहीं किया, तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हालत नमाज में था, सजदों की हलावत ने, सजदों की लज्जत ने, ईमान की हलावत ने मुझे गम के उस एहसास से दूर रखा। तो इसकी तरतीब अंडरस्टैंड करना और नमाज की अदायगी करना बहुत ज़रूरी है। बेशक बेशक। अच्छा, इहो नमाज़ ते असां कचहरी कयूं था ऐं उनजी अवेयरनेस बि वठूं था ऐं अव्हांखे बि ॾियूं था, पर उन सां गॾोगॾु निदा ज़ैदी असां मौजूदु आहे, उन्हनि खां हमदो सना बि ॿुधंदासीं। वल्लैलु दजाम्यु वाफरातीही कंजुल करमी मौलन्नी अमी हादिल उमामी ली
फ़मुहम्मदुना हो वा सय्यदुना फ़ाइज़ु लना बिजारातिही साती शजरूना ताखुल हाजरू शखल खमरू बिशाराती अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि तकबीर तहरीमा को सही तरह से अदा करने क्यों ज़रूरी है? तकबीर तहरीमा देखें, जब हम बात करते हैं ना नमाज के फ़राइज़ की, उसमें से सबसे पहला फ़र्ज़ कौन सा है? तकबीर तहरीमा। उससे हमारी नमाज का आगाज़ हो रहा है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हमने इसको सही तरीके से अदा करना किस तरह से है, जैसे मैंने पहले बताया। अच्छा, एक और चीज़ भी यहाँ मेरे जहन में आ रही है कि नमाज से पहले की भी कुछ शराइत होती हैं, जैसे हमारा बातहारत होना, हमारे लिबास का सही होना, औरत के सतर का कवर्ड होना, फिर नमाज का वक्त होना, फिर उसी के साथ हमारी नीयत होना, फिर काबतुल्लाह का तय्युन होना, और उस पर सबसे एंड पे जो शर्त होती है वो तकबीर तहरीमा होती है। सबसे एंड पे शर्त तकबीर तहरीमा बिफोर द अदायगी ऑफ नमाज, ठीक है, जब से नमाज को आप परफॉर्म करते हैं, और सबसे पहला फ़र्ज़ तकबीर तहरीमा। तो इससे इसकी अहमियत की वजाहत हो जाती है। सो मैंने पहले भी जैसे आपके गोशगुजार किया कि तकबीर तहरीमा नियत करके अल्लाह अकबर कह के हम अपनी नमाज का आगाज़ करेंगे। और उसमें एक चीज़ रह गई थी, आपने अच्छा किया सवाल दोबारा किया कि खातून जब करती है तकबीर तहरीमा तो वो कानों की लवों तक, यहाँ तक हाथ नहीं लेकर जाएगी, शोल्डर्स तक होंगे, फिर वो कवर्ड होगी, फिर वो सीने पे हाथ बांधेगी तो यहाँ लेफ़्ट रखेगी, देन उसके ऊपर राइट रखेगी, और इस तरीके से वो अपनी नमाज की अदायगी का एहतमाम करेगी। बिल्कुल। अच्छा, नमाज में सूरह फातिहा पढ़ना क्यों ज़रूरी है? नमाज में सूरह फातिहा पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये उम्मुल कुरान है, ये बहुत प्यारी दुआ है। देखिए कुरान पाक के आगाज़ से ये अल्लाह ताला की हम्द व सना के वो नग़मे हमारी ज़ुबान पर जारी हो जाते हैं, और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इसको अपनी उनके सुन्नत के ज़रिए हम तक ये पहुँची। और देखिए सूरह फातिहा के हवाले से मैं पढ़ रही थी सबा कि जब सूरह फातिहा का नुज़ूल हुआ तो शैतान चीख चीख कर रोया था। तो इसको पढ़ने की बेहद फजीलत है। इसकी तरतीब हमें बताई गई है कि हमने लाजिमन इसको पढ़ना है, भूल जाते हैं तो दोबारा से पढ़ना है। इसको छोड़ने के क्या असरात इसको हैं? छोड़ने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमारे सामने है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफ़हूम है कि जो नमाज में सूरह फातिहा पढ़ना भूल जाता है फिर उसकी नमाज नहीं होती है। और हमने डेफिनेटली उनकी सुन्नत पर अमल करना है, क्योंकि बेशक मन की दुनिया में तब बहार होती है, रूह जब उनके कदमों पे निसार होती है, अदब वालों पे रश्क करती है जन्नत महमूद, रहमत खुदावंदी हर घड़ी हर बार होती है। सुभान अल्लाह। अच्छा, कौमा और कादा में बैठने का सही तरीका क्या है? जी देखिए, कौमा कहते हैं जब हम क़याम से खड़े होते हैं ना, अपने हाथों को हम खड़े हो जाएंगे और हाथों को इस तरह से फ्री छोड़ देंगे और स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे, इसको कौमा कहा जाता है। इसमें एटलीस्ट एक तस्बीह हम अदा करेंगे। और उसके साथ साथ ये है, आपने दूसरा सवाल किया, सॉरी, कौमा और कादा के हवाले से, जैसे कादा आखिरा के हवाले से मैंने बात की थी, उसी को दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ कि जब कादा बैठने को कहा जाता है, ठीक है, और आखिरा वो होगा जब आखिर वाला कादा होगा, जब आप अत्तहियात पढ़ लेंगे, तशहुद पढ़ लेंगे, फिर दुआ पढ़ेंगे, फिर सलाम फेर लेंगे। तो इसमें बैठने का जो तरीका है डेफिनेटली उसको जानना ज़रूरी है कि खातून जब बैठेगी अपनी शर्म व हया का ख्याल रखते हुए बैठेगी और सिमट कर बैठेगी, फिर वो अपने हाथों को यूँ रखेगी अपने रानों पर, ठीक है, और उंगलियां उसकी बिल्कुल कनेक्टेड होंगी और उसकी नज़र गोद में होगी जब वो तहियात पढ़ेगी, और फिर उसके जो पाँव हैं वो साइड पे होंगे,
यानी कि दोनों पाँव को वो साइड पे यूं करेगी, सीधी जैसे हम लोग सा। नीचे ज़मीन पे बैठते हैं जी साइड में बिल्कुल, पाँव करके। जी बिल्कुल ऐसे, इस तरह से इसको कायदा कहा जाता है। अच्छा, नमाज कब फ़र्ज़ हो जाती है बच्चों पे, और किस एज से वो फ़र्ज़ हो जाती है? जब बच्चा 7 साल का होता है तो नमाज फ़र्ज़ हो जाती है, और 10 साल का हो तो उस पर रोज़ा फ़र्ज़ हो जाता है। और जब बच्चा 7 साल का हो, नमाज उसे पढ़ाने में पेरेंट, बीइंग अ पेरेंट, एक मुसलमान की, एक वालिदैन की, वालिद हैं, वालदा हैं, उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो बच्चों को इस समत ज़रूर लेकर आएँ कि वो नमाज़ की अदायगी का एहतमाम करें। अगर फिर भी वो नहीं करते तो फिर उनको 10 साल की उम्र तक अगर तकरीबन हदीस मुबारक की रूह से हमारे सामने आती है बात, तो फिर सख्ती भी करें। क्योंकि आप देखिए हज़रत साबित बनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हमारे असलाफ से ये रोशन मैसेजेस हम तक पहुँचते हैं ना, क्योंकि उन्होंने फैज़ पाया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। हज़रत साबित बनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह ताला के बहुत नेक बंदे थे। जब उनका जनाजा होता है, उनके इंतकाल के बाद उनकी तदफीन करके लोग वापस आते हैं, आ रहे होते हैं तो देखते हैं कल्ब उनका रोशन होता है लोगों का, और अल्लाह की तरफ से उनको दिखाया जाता है कि वो खड़े होकर कब्र के अंदर नमाज अदा कर रहे हैं। वो जब घर आते हैं, उनकी बेटी से इस अमल का तज़किरा किया जाता है, तो उनकी बेटी बताती है कि तकरीबन 40 साल तक मेरे वालिद ने नमाज़ों की अदायगी का, रेगुलरिटी का भरपूर एहतमाम किया, और वो जब रोज़ फजर की नमाज अदा करते थे तो बेतहाशा गिरिया उजारी करते थे, रोते थे और अल्लाह ताला से दुआ करते थे कि जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊँ तब भी मैं नमाज के साथ कनेक्टेड रहूँ। तो ये उसी का इनाम है। सुभान अल्लाह। अच्छा, नमाज में क़िरात की कितनी अहमियत है, और इसमें लोग अक्सर गलतियां करते हैं, बिल्कुल, तो उसका क्या है? नमाज में क़िरात की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अच्छा, ये जानना ज़रूरी है कि अगर आसपास शोर किसी कैफियत हो या इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। लोग ये नहीं करते हैं, फिर क़िरात की सही तरीके से अदायगी नहीं करते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हम पढ़ रहे हैं नमाज के जिस रुकन में भी अल्लाह ताला की हम्द व सना को बयान कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हमारे कानों तक आवाज़ जानी चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता हमारे कानों तक आवाज़ ज़रूर जाए। अच्छा, जो फ़र्ज़ होगा डेफ़िनेटली उसमें हमें फ़र्ज़ का सवाब मिलेगा, जो चीज़ सुन्नत करार दी गई है सुन्नत का सवाब मिलेगा। अच्छा, फ़र्ज़ को अगर तर्क करेंगे तो नमाज ही नहीं होगी, सुन्नत को अगर छोड़ देंगे या सही तौर से क़िरात की अदायगी का उसमें एहतमाम नहीं करेंगे कि हमारे कानों तक आवाज़ आए, तो फिर डेफ़िनेटली उसके भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं कि हम फिर सवाब, जो ट्रू सवाब का एसेंस है, उससे महरूम हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। अच्छा, जो हम लोग सूरतें पढ़ते हैं, जो सूरत पढ़ते हैं, वो मखसूस पढ़नी चाहिए या हम लोग रैंडम कोई भी पढ़ सकते हैं? बिल्कुल रैंडम पढ़ सकते हैं, जिसमें अच्छा इसका एक और तरीका भी है कि आप कोई भी सूरत पढ़ें, एक ले लें, या फिर एटलीस्ट आप 3 आयत जोड़ के एक बड़ी सी आयत लेके आप वो भी पढ़ सकते हैं। यानी अमाल का दारोमदार नियतों पर है। आप अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करें, अच्छी बात है। जितना हम सूरतों को सीखेंगे, अपनी प्रैक्टिस में लाएंगे, उतना ही रेगुलर होते चले जाएंगे, उतना ही अल्लाह ताला के अनवार व तजलियात को समेटने वाले बन सकेंगे। और नमाज भी तो सबा में पाबंदी वक्त से खाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, माशाल्लाह। अच्छा, तहारत का नमाज के लिए क्या मकाम है? बहुत ज़्यादा मकाम है। आप देखिए, सफाई निस्फ ईमान है, सफाई को हमारे ईमान का निस्फ करार दिया गया। तो नमाज के लिए तो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा बदन पाक हो, जिस्म पाक हो, कपड़े पाक हो, वो जगह पाक हो जहाँ हम नमाज की अदायगी का एहतमाम कर रहे हैं। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम भी है कि नमाज के लिए तहारत का एहतमाम करना ज़रूरी है, वरना वो नमाज कबूल ही नहीं होती है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक मरतबा गुज़र हुआ था सबा, एक कब्र के पास से, तो उस पर अज़ाब हो रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया, क्योंकि ये शख्स नजासत से पाक नहीं रहता था, अपनी सफाई का एहतमाम नहीं करता था, इस वजह से, नजासत की छींटों की वजह से अल्लाह ताला ने इसको अज़ाब दिया। तो तहारत का बड़ा गहरा कनेक्शन है कि हम देखें, लिबास पाक होगा, हमारी नमाज पाकीज़गी के साथ हम अदा करेंगे, हमारी सोच पाक होगी, हमारी सीरत पाक होगी, हमारी कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत अच्छे तरीके से सामने आएगी, और हमारे अकायद की भी इस्लाह होगी, और हम सही मानों में अहले ईमान की फहरिस्त में शुमार होने वाले बन सकेंगे। अच्छा, नमाज के बीच में कभी कभी दुनिया की और सोचें हमारे दिमाग में आ जाती हैं, एब्सेंट माइंड हो जाते हैं। बिल्कुल, वहाँ हमारा दिमाग नहीं होता जा नमाज पे, तो उसका क्या कफ़ारा है, उसको कैसे सही किया जाए? जी, उसके कफ़ारे के लिए सजदा सहव किया जा सकता है। लेकिन आपने बुनियादी तौर पर बात की है कि हमारे दिमाग में ख़यालात का आ जाना, इट्स नॉर्मल एंड नेचुरल। लेकिन अगर ख़यालात पे डिपेंड करता है वो किस किस्म के, अगर आपको दुनिया के ख़याल आते हैं, वो दैट्स अनदर थिंग। कोशिश करनी चाहिए कि नमाज को आप अच्छे तरीके से समझ के, तर्जमे को समझ के अदा करेंगे ना, कि हम अल्लाह ताला की पाकी बयान कर रहे हैं। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमिद, रब्बना लकल हम्द,
हम, तो फिर हम फोकस्ड रहेंगे। अच्छा, जो ख़यालात ये वाले आते हैं, इस हवाले से में दीन इस्लाम में तालीमात मिलती हैं कि अगर हमें काबतुल्लाह का ख़याल आता है, गुंबद ख़ज़रा का आता है, मक्का का आता है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आता है, स्कॉलर्स के हवाले से बयान सीखने का आता है, या अपने आप की दुरुस्तगी का आता है, तो दैट्स नेचुरल, ये अच्छी बात है। क्योंकि नमाज और ये अरकान जो हमें दिए गए कंपोनेंट्स दीन के, वो इसीलिए कि हमारी तवज्जो अपने रब की समत रहे, और यकीनन जो तवज्जो रखता है उस पर तवज्जो होती है। अच्छा, रकत की गिनती भूल जाने पर नमाज को कैसे मुकम्मल किया जाए? देखिए, रकत की गिनती अगर तो काउंटिंग फर्स्ट टाइम आप भूले ना नमाज में कि आप यू आर ऑफरिंग प्रेयर और पहली बार आपको भूला ऐसा फर्स्ट टाइम, तो आप नमाज तोड़ के दीन इस्लाम में हमें हुक्म है आप दोबारा से अदा करें। अगर ऐसा बाय एन टाइम होता है, जैसे लोग एजेड होते चले जाते हैं या तो वो भूलना शुरू हो जाते हैं, कुछ ऐसे निस्यान का मर्ज़ भी लायक हो जाता है, उसका फिर तरीक़ेकार ये है कि आप दिल में जमकर सोचें कि मैंने नमाज के दौरान ही कि मैं कौन सी रकत पे हूँ। एक जगह हम लोग बैठ जाएं, नहीं बैठ नहीं जाएं, आप उस दौरान मतलब फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में ना आप सोचें ऐसे कि मैंने 2 रकतें अदा की हैं या मैंने 3 की हैं, कौन सी। फिर जिस पे आपकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है ना कि 3 मैंने अदा की हैं ना, 1 मैं भूल गई हूँ, तो आप उसको 2 पे ले लें। अगर 2 का आपका ज़्यादा आ रहा है तो आप 1 पे ले जाएं, लेकिन बाद में सजदा सहव करना सबा ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, अक्सर हम फ़र्ज़ नमाज अदा कर देते हैं और बाकी छोड़ देते हैं, तो इसके बारे में क्या है? देखें, फ़र्ज़ नमाज अदा करते हैं, अच्छी बात है, फ़र्ज़ नमाज की अदायगी का सवाब है और फ़र्ज़ को तर्क नहीं करना चाहिए। लेकिन देखें, सुन्नत को जब इंसान छोड़ देता है तो हम सच्चे आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे कहलाएंगे और कैसे वो दावा करने वाले हैं अगर हम उन सुन्नतों को ही तर्क करें जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अदायगी का एहतमाम किया। फिर उसके साथ साथ ये जानना भी ज़रूरी है कि सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा है। गैर मुअक्कदा को आप तर्क कर सकते हैं उस बिना पर जब आपके नफ्स के अंदर सुस्ती और कायली ना हो, गफलत ना हो दीन से, आप थके हुए हैं या आप बीमार हैं या आपको अदायगी में तकलीफ़ हो रही है, और वो सुन्नत मुअक्कदा जानना ज़रूरी है कि वो कौन सी हैं। वो इशा की 4 सुन्नतें और इसी तरीके से असर की 4 सुन्नतें हैं, तो उनको फिर आप उस सूरत में छोड़ सकते हैं जब आपकी तबीयत ख़राब हो, आपको तकलीफ़ हो रही हो, कोई बॉडी में ऐसी पेन हो रही हो, कोई प्रॉब्लम। लेकिन गफलत और नफ्स की सुस्ती की वजह से आप नहीं ऐसा करेंगे, क्योंकि कुरान पाक में फरमाया गया कामयाब हुआ वो शख्स जिसने अपने नफ्स का तज़किया कर लिया, और तज़किया के तरीके बताए गए ज़िक्र इलाही और नमाज, और हमें यह भी फरमाया गया कि सब्र और नमाज से मदद लिया करो। तो डेफिनेटली हमने इसको छोड़ना नहीं है, हमने इसकी रेगुलरिटी का एहतमाम करना है ताकि हमारे नफ्स का तज़किया हो, अच्छे मुसलमान बने और अच्छे इसके फ़ज़ाइल हमें अता हो सकें। अच्छा, नमाज में तकबीर कहने का सही तरीका क्या है? तकबीर कहने का तरीका ये हमारी पहले बात हो चुकी है कि नमाज जो हम आगाज़ करते हैं नमाज का, तो ये इसका अहम कंपोनेंट है। अल्लाह अकबर की सदा के साथ अपनी नमाज की अदायगी का एहतमाम करते हैं, उससे पहले नियत करते हैं, तकबीर तहरीमा जिसको कहा जाता है। तो इस तरह से हम नमाज की अदायगी को स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, औरतों को, ख़वातीन को कपड़े किस तरीके के पहनने चाहिए? क्योंकि कभी कभी स्लीव्स का मसला होता है और कहते हैं कि अगर यहाँ तक है स्लीव तो ठीक है, नहीं यहाँ तक होनी चाहिए, ये भी कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप फुल कवर्ड होने चाहिए, आपके हाथ, पाँव और चेहरा नज़र आ रहा हो, अदरवाइज़ आप फुल कवर्ड हों, और इस तरीके से अपने सतर की हिफाजत करते हुए आप नमाज की अदायगी का एहतमाम करेंगे। ये दीन इस्लाम की इस हवाले से हमें तालीमात मिलती हैं। फिर समटाइम्स ये होता है कि ख़वातीन कहीं शॉपिंग के लिए जाती हैं, किसी मार्केट में जाती हैं, और वहाँ जाकर नमाज का अगर टाइम दाखिल हो जाता है और उसको नमाज की अदायगी का एहतमाम करना, और उनको ये डर है कि बहुत सारे लोग होते हैं ना मार्केट के अंदर, तो हम ज़रा कवर्ड तो हैं लेकिन मज़ीद हम पे किसी की नज़र ना पड़े, तो उस सूरत में फिर ये है थोड़ी सी हमें तखसीस इस हवाले से दी गई है कि हम अपने फेस के ऊपर भी कवर करके तब नमाज अदा कर सकते हैं। नॉर्मली हमारा सतर कवर्ड हो, हमारा चेहरा, हाथ और हमारे पाँव नज़र आ रहे हो, अदरवाइज़ सतर मुकम्मल कवर्ड हो। ठीक है जी। अच्छा, सजदे सहव क्या है? जी, सजदा सहव से मुराद ये, जैसे आपने क्वेश्चंस के दौरान बात की कि अगर कोई हम चीज़ भूल जाते हैं, नमाज का कोई रुकन अदा करना, सजदा करना भूल जाते हैं कि 2 बार करना था 1 बार कर दिया, रुकू करना भूल जाते हैं, तो उसको आप नेक्स्ट रकत में डबल अदा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रकत पढ़ेंगे, उसमें सजदा रुकू तो होगा लेकिन जो छूटा हुआ है वो भी अदा करेंगे, लेकिन बाद अज़ा सजदा सहव करेंगे। और इसका जो बुनियादी तौर पर तरीका है वो भी मैं यहाँ शामिल करती चलूँ कि जब आप अपनी नमाज की अदायगी का एहतमाम उसी तरीके से करेंगे, नमाज अदा करेंगे और अत्तहियात पढ़ लेंगे, ठीक है, फिर एक सलाम आप फेरेंगे, दूसरा नहीं फेरेंगे, एक सलाम फेरा, उसके बाद आपने सजदा सहव किया, 2 सजदे किए, दोबारा से अत्तहियात की अदायगी का एहतमाम किया और नमाज को कंप्लीट कर लिया, तो आपका सजदा सहव हो गया। लेकिन और भी चीज़ है, बाज़ औक़ात हमें याद भी नहीं ना रहता ड्यूरिंग द नमाज
कि हम कोई भूल गए, फिर फ़ौरन बाद जब दुआ के लिए बैठते हैं, अस्कार कर रहे होते हैं जाए नमाज के ऊपर टाइम पे भी पढ़ सबा, तो हमें याद आ जाता है ओहो हमने ये रुकन हमसे मिस हो गया, अब क्या होगा। उस दौरान अगर आपने दुनियावी कामों में आप बिज़ी नहीं हुए हैं, आपने किसी से बातचीत का आगाज़ नहीं किया है, तो तब भी आप वो रुकन जो आपसे छूटा है ना उसको अदा करेंगे और सजदा साहब का इसी तरीके से एहतमाम करके और अतहियात पढ़ के उसके बाद अपनी नमाज को कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अगर आपने नमाज कंप्लीट पढ़ लिया और उसके बाद घर के कामों में बिज़ी हो गए, खाना पीना स्टार्ट हो गया, बोलना चालना, तब आपको याद आता है कि मुझसे कोई रुकन मिस हुआ, तब फिर आपको दोबारा से नए सिरे से नमाज की अदायगी का एहतमाम करना होगा। अच्छा, नमाज की वक्त की पाबंदी कितनी ज़रूरी है? अगर थोड़ा टाइम आगे पीछे हो भी जाता है, थोड़ा लेट हो जाता है, तो क्या वो पढ़ सकते हैं नमाज? देखें, नमाज में वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है, हमें ज़िंदगी का डिसिप्लिन सिखा रही है, हमें नज़्म ज़ब्त सिखा रही है नमाज। अगर फजर का वक्त है सुबह और सूरज निकल आया तो हम फजर की अदायगी का एहतमाम हो तो फिर कज़ा हो जाएगी, तो वक्त की पाबंदी ज़रूरी है। नमाज सिखा ही हमें वक्त की पाबंदी रही है। हमें चाहिए कि हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात पर, सुन्नत पर मुकम्मल अमल करते हुए नमाज़ों की अदायगी का एहतमाम करें, ताकि उसका जो ट्रू एसेंस है दीन का वो हमें हासिल हो सके, कि जो दिल व जान से उन पे कुर्बान होता है, पाता है दिल की चमक, कामिल मुसलमान होता है, रखता नहीं तलबे ज़माना वो महमूद, दरअसल वो ज़माने का सुल्तान होता है। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। अच्छा, असां सां गॾु निदा ज़हरी मौजूद आहे। हाणे असां उन्हनि खां हमदो नात ॿुधंदासीं, पर उन खां पहिरियों थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और काफ़ी अवेयरनेस मिली। नाज़रीन, हिते असांजे प्रोग्राम जो टाइम भी बिल्कुलु ख़त्म थी वियो आहे। वरी अव्हां सां मुलाक़ात थींदी ज़िंदगी रही त मूंखे पंहिंजी दुआउनि में रखंदा यादि। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद जी। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है, सुनो लोगो। मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है, सुनो लोगो। ये जिस मन में समा जाए वो मन मैला नहीं होता। गुलों को चूम लेते हैं सहरनम, शबनमी खतरे नबी की नात सुन ले तो चमन मैला नहीं होता। और जो ना